हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गीता सक्सेना। मैं आपके सामने मतलब जो पीजीटी का भी पेपर हुआ है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस बहुत जो टफ आए थे, काफ़ी बच्चे लोग कर नहीं पाए थे, तो उसी को मैं लेके अगले साल के लिए आपके लिए अभी से ही एक मतलब सैम्पल पेपर सेट लेके आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उसे देख लीजिए। ये सोशलॉजी सब्जेक्ट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। ये आपके सामने इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। अब आपने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग सब इसका आंसर जानते ही हैं, तो मैं आपको इसका बता देती हूँ। इसका आंसर जो है ए, यानी कि समिति। तो इसका आंसर समिति क्यों है? क्योंकि परिवार व्यक्तियों के एक समूह के रूप में समिति है तथा उसके बीच निर्मित कार्य प्रणाली का स्वरूप संस्था है। तो इस प्रकार जो है परिवार, समिति एवं संस्था दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? आपके सामने इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं उसके संस्था के उदाहरण के। तो पूछा है कौन सा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि क्या पूछा गया आपसे। पहला है विवाह, दूसरा पाठशाला, तीसरा परिवार और चौथा क्लब। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर है, बताइए। इसमें है पहला वाला, यानी कि विवाह। ठीक है, इसका आंसर विवाह क्यों है? क्योंकि संस्था की विशेषताएं आपको पता ही होगी, तो नहीं तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। संस्था की विशेषताएं हैं: विशिष्ट उद्देश्य, संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। तीसरा है विचार या आवश्यकता का परिणाम। चौथा है ढांचा या चौथा है ढांचा या संरचना। पांचवा है संस्था व्यक्तिगत नहीं सामाजिक होती है। छठा है भूतकालीन अनुभवों के आधार पर स्थापित। सातवां है समाज द्वारा अभिमति प्राप्त। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि पाठशाला परिवार एक ऐसी है जो समिति तथा समुदाय दोनों गुण रखते हैं, क्योंकि इनमें सदस्यों की संख्या भी होती है और जो दोनों में जो है समिति तथा संस्था दोनों गुण रखते हैं, क्योंकि इसमें समिति सदस्यों की संख्या भी होती है और जो समिति की विशेषता है। और क्लब समिति है, अतः केवल संस्था है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? अब इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है समुदाय की। नहीं, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। मतलब तो पहला है व्यापक उद्देश्य, दूसरा है सामान्य नियम, तीसरा है विशिष्ट नाम और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसमें जो है करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है। आपको समुदाय की विशेषता पता ही होगा कि उसमें विशेषताएं कौन कौन सी होती है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ समुदाय की विशेषता। पहले हमने आपको बताई थी संस्था की विशेषताएं। ये आपको याद रखना पड़ेगा विशेषताएं उसकी, क्योंकि विशेषताएं जब तक आपको पता नहीं होगी तो आपको पता नहीं होगा कि उसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। समुदाय हो, संस्था हो या समिति हो। ठीक, पहले हमने संस्था की विशेषता के बारे में बताया आपको कौन कौन सी। अब जो मैं आपको बताती हूँ समुदाय की विशेषता। तो समुदाय की जो विशेषता है, निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन एवं संस्कृति। चौथा है विशिष्ट नाम, पांचवा स्वतः विकास, छठा है स्थायित्व, सातवां है मनुष्य का समूह, आठवां है मूर्तता और नौवां है व्यापक उद्देश्य, 10वां है सामान्य नियम व्यवस्था और 11वां है आत्मनिर्भरता, 12वां है अनिवार्य सदस्यता और 13वां है साधन एवं साध्य दोनों। अब देखिए जो मैंने आपको बताए हैं विशेषता, उसमें व्यापक उद्देश्य भी आया, सामान्य नियम भी आया और विशिष्ट नाम भी आया। तो इसमें से इसका समुदाय की कोई भी विशेषता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? ठीक, पहला है छात्र संघ, दूसरा है रोटी क्लब, तीसरा है गांव पंचायत और चौथा है इसमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? यानी कि डी, समुदाय इसमें से कोई नहीं है।
अभी मैंने आपको समुदाय की विशेषता बताई थी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई नहीं है, ना छात्र संघ आते हैं, ना रोटी क्लब आता है, ना गांव पंचायत आता है। क्योंकि माइकर और पेज के अनुसार मतलब समुदाय का जो आधार है वो माइकर पेज ने बताया है कि स्थानीयता। स्थानीयता या माने कि निश्चित क्षेत्र, और सामुदायिक भावना यानी कि कम्युनिटी फीलिंग। ठीक है, और इसमें छात्र संघ, रोटी क्लब और गांव पंचायत, ये इन दोनों के तत्वों का अभाव है। ये समुदाय नहीं बल्कि समिति के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की? ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नाम टॉनीज ने, दूसरा है मेन ने, तीसरा है वेबर ने और चौथा है मार्क्स ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर जो करेक्ट है वो है डी वाला, यानी कि कार्ल मार्क्स। उन्होंने समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी को परिभाषित किया है। तो कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर समाज का वर्गीकरण 4 भागों में किया, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? एशियाई समाज, दूसरा है पुरातन, तीसरा है सामंती और चौथा है पूंजीवाद। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत में जिन शब्द प्रयोग नहीं किया वे हैं। यानी कि सरोकिन ने जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत जो किए उसमें किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया वो आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। चेतनात्मक संस्कृति, दूसरा है विचारात्मक संस्कृति, तीसरा है भौतिक संस्कृति, चौथा है अभौतिक संस्कृति। ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा आंसर सही है। जो इन शब्दों का, इन 4 में से कौन से गत्यात्मकता सिद्धांत के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया? तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरोकिन की उनकी जो फेमस पुस्तक थी, कौन सी थी? सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं जो एक क्रम से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी स्टूडेंट, ये मैंने जो आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा है, विचारात्मक संस्कृति तो है ही और साथ में उसमें भौतिक संस्कृति भी है। ठीक है, जैसे दोबारा मैं आपको ये बता देती हूँ जो गलती है उसके लिए अगेन सॉरी। सरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया? ठीक है, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। पहला है चेतनात्मक संस्कृति, दूसरा है विचारात्मक संस्कृति, तीसरा है भौतिक संस्कृति और चौथा है अभौतिक संस्कृति। तो नीचे जो आपको कूट की सहायता से सही उत्तर पर चयन करना है। ठीक है, पहले वाले में बताया गया है पहला और दूसरा, यानी कि चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति। दूसरे वाले में बताया ऑप्शन में तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है? भौतिक संस्कृति और चौथा है अभौतिक संस्कृति। और थर्ड वाले में ऑप्शन में बताया है पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, चौथे वाले में बताया गया दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है करेक्ट आंसर जो है उसका नाम है सी और डी। ठीक है, तीसरा और चौथा इसका जो करेक्ट आंसर है आपके सामने। मतलब तीसरा कौन सा हो गया? भौतिक संस्कृति, और चौथा हो गया है अभौतिक संस्कृति। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको जो बताया था मैं आपको दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सरोकिन ने अपनी जो खास पुस्तक थी, उनकी जो किताब थी, बुक का थी, उसका नेम था सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी में उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत दिया। तो उन्होंने उसमें बताया कि सामाजिक व्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं जो एक क्रम से परिवर्तित होते हैं तथा इंद्रिय परक के बाद भावात्मक आता है, भावात्मक के बाद इंद्रिय परक आता है। तो इन दोनों के बीच की एक व्यवस्था होती है
जिसे आदर्शात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सरोकिन ने केवल 3 संस्कृति इंद्रिय परक, तो इंद्रिय परक को चेतनात्मक भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो इंद्रिय परक लिख के आए और आपने चेतनात्मक पढ़ा हो तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिए, इंद्रिय परक को ही चेतनात्मक भी कहते हैं। और दूसरा आ गया 3 बताए संस्कृति ना, पहला हो गया चेतनात्मक यानी कि इंद्रिय परक, और उसके बाद आदर्शात्मक और भावात्मक बताया, और भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति आगमन और निम्नकॉफ की है। ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए जो बात मैंने बताई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? पहला ऑप्शन संस्कृतिकरण, दूसरा सामाजिकरण, तीसरा परिकरण और चौथा है एकीकरण। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला आपको अब सब बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। मैंने आपको बताती हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है यानी कि ए, संस्कृतिकरण। क्यों है इसका आंसर ये? क्योंकि भारत में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के संबंध में जो डॉक्टर MS श्रीनिवासन ने, उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। ठीक, तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जिसके अनुसार निम्न हिंदू जाति या जनजाति समूह उच्च अथवा निम्न कही जाने वाली जातियों को की दिशा में अपनी प्रथाओं, संस्कारों और जो उनके विचार होते हैं और जो उनकी जो जीवन शैली होती है वो बदलने का यत्न करती है। और संस्कृतिकरण जो होता है वो समाज के संस्कृति प्रतिमान के संदर्भ में है। अर्थात मतलब कहने का मतलब ये कि स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुलन में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? दोबारा मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। निम्नलिखित संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? जहाँ 4 राइटरों के नाम दिए गए हैं। SF नैंडेल ने, दूसरा राफेल लिल्टन ने, चौथा GA लुडबर्ग ने और चौथा है इलियट और मेरिल ने। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो है C यानी कि GA लुडबर्ग ने। तो जो भूमिका संकुल है इसको क्या कहते हैं? रोल सेट। जो इसकी जो अवधारणा किसने करी? मर्टन ने अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की व्याख्या करते हुए बताया कि जब व्यक्ति की एक स्थिति में परिवर्तन आता है, मतलब जैसे आम आप समझ लीजिए कोई हर व्यक्ति है, उसके जीवन शैली में जो परिवर्तन आता है तो उसकी स्थिति समूचे में परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे उसके जीवन में परिवर्तन आएगा तो उसकी स्थिति जो है उसके सब में चीज़ें परिवर्तन आएगा। स्थितियों के अनुसार ही व्यक्ति की भूमिका होती है, इसलिए एक व्यक्ति की जितनी स्थितियां होगी उतनी ही उसकी भूमिकाएं होंगी, मतलब जिसे हम रोल सेट कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सॉरी जो बार बार ये हो जाता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिकाओं में किसने किया? भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिकाओं में किसने किया? ये 4 राइटरों के नाम दिए गए हैं। पहला जो दिया है SF नैंडेल ने, दूसरा राफेल मिल्टन में, तीसरा GA लुडबर्ग ने और चौथा जो है इलियट और मेरिल ने। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा बताइए आप सब लोग। इसका जो सही आंसर है वो होगा SF नैंडेल ने। तो इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने ही मतलब नंडेल जी ने ही कहा कि भूमिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से उनके 2 भाग हैं? संबंधात्मक भूमिका एवं गैर संबंधात्मक भूमिका। संबंधात्मक भूमिका हमेशा पूरक भूमिका से जुड़ी होती है। जैसे पति तभी होगा जब उसकी पत्नी होगी। ठीक है,
इसके विपरीत कुछ ऐसी भी भूमिकाएं होती है जिसमें पूरक भूमिका की आवश्यकता नहीं होती, जैसे एक फकीर, साधु, कवि, विद्वान आदि को भूमिकाएं स्वतंत्र भूमिकाएं होती, मतलब वो अकेले रहते हैं, उनके मतलब उन्हें मैरिज करी नहीं होती, तो इसकी उनकी वो मतलब क्या कहेंगे पूरक भूमिका मतलब नहीं होती उनकी कोई भी, वो सिंगल रहते हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति अनुक्रमण की अवधारणा को प्रस्तावित किया है आर.के. मर्टन ने, दूसरा मैक्स वेबर ने, तीसरा टॉलकॉट पार्सन ने और चौथा है राल्फ लिल्टन ने। ठीक है, परिस्थिति अनुक्रमण को बताइए किसने किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, आर.के. मर्टन ने। ठीक है, तो आर.के. मर्टन ने इसको परिस्थिति अनुक्रमण, इसका इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस सीक्वेंस की अवधारणा को आर.के. मर्टन द्वारा दी गई है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा उत्तरोत्तर क्रम में धारणा की गई परिस्थितियों की श्रृंखला को परिस्थिति क्रम कहते हैं। जैसे बालक हो गया, युवा हो गया, प्रौढ़ हो गया, वृद्ध होगी की परिस्थितियाँ एक के बाद एक चलती रहती है। जैसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या होता है, शिशु होता है, छोटा बालक होता है। फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो युवा हो जाता है। जब वो जवान हो जाता है उसके बाद फिर वो शादी होती तो वो प्रौढ़ हो जाता है, वृद्ध मतलब बीच की स्थिति आ जाती है। हाँ, फिर उसके बाद जब वो 50 साल के ऊपर हो जाता है, 50-60 साल, तो क्या हो जाता है, 60 साल के ऊपर क्या हो जाता है, फिर वो वृद्ध की परिस्थिति आ जाती है। मतलब एक ना एक सीरीज़ चलती रहती है। ठीक है, सीक्वेंस होता रहता है। ठीक है, आज मैं आपके सामने बस इतने 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, और कल मैं फिर आपके सामने आऊँगी आगे और नेक्स्ट मतलब 10 क्वेश्चन लेके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।